हमारा आगे बढ़ाते हैं इसको। जो इनफर्टिलिटी है यानी कि बांझपन, कि उसमें जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें किस किस प्रकार के सवाल पूछने हैं, किस किस प्रकार की उनका डाटा इकट्ठा करना है, उसकी हिस्ट्री कैसे पता करना है। तो वो कुछ मैं यहाँ पे आपको उस सवाल कि जो पेशेंट के साथ या उनके रिश्तेदारों के साथ जो सवाल करने हैं वो किस तरह से हमें करना चाहिए और क्या रिकॉर्ड हमें रखना चाहिए, और फिर आगे उसके बाद में जो हमारा मेन ट्रीटमेंट है, जो हमारा मेडिकल प्रोसेस है, जो हमारी मेडिकल टर्म्स हैं, या हमारी नैरोथेरेपी के कौन कौन से ट्रीटमेंट है, उसका पूरा जानकारी देंगे। आपको घर पे बैठे बैठे ये चीज़ें समझाएंगे कि ये बीमारी क्या है, इस बीमारी की जड़ क्या है, इस बीमारी में हमें कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्टेड होती है और हमें उन चीज़ों को कैसे सुधारना है, किस तरह से हमारा नैरोथेरेपी का बिना दवाई का जो ट्रीटमेंट है किस तरह से इसमें लाजवाब काम करता है और इसको जल्दी से जल्दी सही कर देता है, और बड़े से बड़े केस में हमने सफलता प्राप्त की है। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने 40 से 45 साल वाली लेडीज़ या 50 अबाउ 50 वाली लेडीज़ के भी इस तरह के केस सोल्व किए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है और बिना किसी दवाई या किसी ऑपरेशन के। तो आगे बढ़ते हैं जी। इसके जो सवाल जवाब करे जाते हैं जो पेशेंटों से या उनके घर वालों से, वो कौन से हैं। तो जो बांझपन की यह समस्या महिलाओं के प्रजनन अंगों और प्रजनन जो अंगों में उत्तेजित करने वाले हार्मोन्स की कमी से होने वाली आम समस्या होती है। कई कारणों से हो सकता है और उनके उन कारणों को पता करने के लिए हमें किस किस डॉक्यूमेंट, किस किस डाटा, किस किस तरह की हमें ज़रूरत होती है और क्या क्या हमें सवाल करने चाहिए, किस प्रकार के हमें उनसे सवाल जवाब करने हैं। तो सबसे पहले तो ये पता करना है कि आपको ये समस्या कितनी पुरानी है या कितने दिन से चल रही है। सबसे पहले यही पूछना है कि आपको ये जो समस्या है कितने दिन से है और आपको ये कब से ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा कि आपने इस बारे में कब पता लगा कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम है। आपकी शादी कितने साल हो गए, आपके पहले कोई बच्चा है या नहीं है, ये सब पता करना है। यदि पहले से बच्चे, बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि अगर बच्चे हो रहे हैं तो फिर वो बांझ कैसे। लेकिन बहुत सी लेडीज ऐसी हैं कि पहला बच्चा होगा और उसके बाद में उसको बच्चा ही नहीं हुआ और काफ़ी ट्राइयाँ कर रहे हैं, काफ़ी दवाइयाँ खा रहे हैं, तो वो भी एक बांझपन का और जो इनफर्टिलिटी है उसका एक कारण है। क्योंकि वो बहुत बड़ा कारण है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग, बच्चा पहले पैदा हो जाता है, उसके बाद में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें अप्लाई करते हैं और उसके कारण जो हमारा सिस्टम है वो जवाब दे जाता है और वो सही से हम फर्टिलाइज नहीं कर पाते और दिक्कत आ जाती है। तो उसका मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये पता कर रहा है कि पहले आपको बच्चा है और वो बच्चा है तो कितने दिन पहले का वो बच्चा है और अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है या किस तरह से आपका खान पान, किस तरह से। पहले भाग में हमने पूरा खाने पीने का बताया, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल करना चाहिए, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये भाग 1 में 13 नंबर की क्लास में हम बता चुके हैं। आप जाके हमारी उस क्लास को देख सकते हैं पूरी जानकारी के लिए, उसका बेसिक नॉलेज के लिए। वहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, आप वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं जी। यह समस्या के बारे में आपने कोई इलाज कराया हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे देसी दवाइयों से या कोई अन्य चिकित्सा के द्वारा आपने करवाया, तो उसका कोई डाटा है तो वो भी उपलब्ध, मतलब हमारे पास, हमारी नॉलेज में होना चाहिए। अपने इस बारे में किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाया क्या, और अगर उस विशेषज्ञ डॉक्टर ने क्या कहा उसके बारे में भी जानना चाहिए। डॉक्टर ने कोई दवाई वगैरह दी है और वो दवाई खाने से आपको कोई कितने दिनों तक वो दवाइयाँ ली, उसका क्या असर रहा आपके मेंटली, आपके शारीरिक और आपकी प्रजनन क्रिया पे, उसका क्या असर आया, इसका भी लेखा जोखा हमने लेना चाहिए। आपको दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट आया हो जिसके बाद में आपकी अनचाही समस्याएं खड़ी हों, जैसे बाल का झड़ना, मासिक जो चक्कर है वो रेगुलर आ रहा है या इरेगुलर है, एवुलेशन जो टाइम है वो निश्चित दिनों से
होता है कि नहीं होता है, और इससे पहले कभी आपको मिसकैरेज या एबॉर्शन हुआ है, उसके बारे में आपने अपनी समस्या के लिए कोई मेडिकल रिपोर्ट कराई हो, वो अपने पास देखनी है, उसको एग्ज़ाम करना है। ब्लड टेस्ट करवाए हों, उसको देखना है। उसमें ये देखना है कि प्रोलैक्टिन लेवल कितना है, एस्ट्रोजन और जो हमारे प्रोजेस्टेरोन वो हार्मोन्स, उनकी स्थिति का पता करना है। पेल्विक सोनोग्राफी या एमआरआई को एग्ज़ाम करना है। हमारे पास जब भी पेशेंट आता है तो हम ये सब रिपोर्टें देख के उसके आधार पे डिसाइड करते हैं कि इनको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का क्या समाधान है। उसका हमारे पार्टिकुलर ट्रीटमेंट है। जो हमारी न्यूरोथेरेपी के अंदर हर पार्ट को चलाने के अलग पॉइंट है, अलग ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छा कारगर ट्रीटमेंट है। अगर मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने चेक कराया है, उसके अलावा हमारे डायग्नोसिंग पे जो पेन है, जो हमारे डायग्नोसिंग पेन पॉइंट है, उनको भी अपने कार्ड पे लिख लेना है कि इनको जब स्टार्टिंग में आए तो कौन कौन से जो हमारे डायग्नोसिंग पॉइंट है उनको चेक करके उनका पेन पॉइंट लिख लेना है कि उनको कितने नंबर का पेन था और अब उनमें क्या अंतर है। जब हम लगातार ट्रीटमेंट देते चलते हैं तो फिर उनमें क्या आ रहा है और किस प्रकार से रिकवर कर रही है बॉडी। इसके अलावा उनसे पता करना है कि गर्भाशय या ओवरी में किसी कारणवश सर्जरी हुई हो, कोई गांठ निकलवाई हो, क्या कोई लम्स निकलवाया हो या किसी प्रकार का आपने ऑपरेशन करवाया हो, वो भी पता करना है और उसका भी डाटा लेना है। पीरियड्स के बारे में पूछना है, कितने दिन तक स्राव होता है, कितने दिन तक, 3 से 4 दिन तक नॉर्मल है, अगर उससे ज़्यादा है तो हैवी है, अगर उससे कम है तो वो मिनिमम है। आपको पेट संबंधित कोई समस्या हो, कब्जी हो, सुबह उठने में आँखों के नीचे सूजन आता रहा हो, बाल झड़ते हों, मरीज कहे कि अगर मरीज को आपको बोलता है कि मुझे कब्जी भी है, बाल भी झड़ रहा है और आँखों में सूजन भी आ रहा है, तो इसका मतलब समझना चाहिए कि उसको हाइपोथायराइज्म है। हाइपोथायराइज्म तो इस प्रकार का अगर है तो फिर हम हाइपोथायराइज्म का फार्मूला दे के उसको सही कर देते हैं और वो हो जाता है। अगर उससे पूछना कि आपका कुछ पीरियड से या जब से आपने ये प्लान किया है आपका वेट तो नहीं बढ़ रहा है, वज़न बढ़ना भी बहुत बड़ा है, फिर उनसे ये भी पता करना है कि आपको कोई झटका या ऐसा सदमा या किसी प्रकार का शॉक तो नहीं लगा है कि जिसकी वजह से आपका सिस्टम शट डाउन हुआ हो और वो ठीक से चल नहीं रहा हो। उसके अलावा पति के सीमेंस चेक करवाने का भी उनको पूछना है, करवाया है तो वो देखना है रिपोर्ट, और उसको अगर वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, तो अगर वो एनॉर्मल है तो पति का भी इलाज करना चाहिए, क्योंकि कई बार लेडी जैसा ही होती है, पति के अंदर कमी होती है तो उनके सीमेंस टेस्ट होते हैं और कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, वो भी डिप्रेशन के मरीज हो सकते हैं, एल्कोहलिक हो सकते हैं, नशा मद्यपान का इस्तेमाल करते हों तो भी ये समस्या आ जाती है। फिर पूछना चाहिए लेडीज से कि आपका जी मिचलाता है, उल्टी ज़्यादा आती है या कभी कभी आपको चक्कर आता है या सर में दर्द है या और किसी भाग में कोई दर्द है, जैसे नड़ों में सूजन हो या किसी प्रकार का तेज़ बुखार है या कपकपी करके ठंड है या बीपी लो हो रहा हो। इस प्रकार की समस्याएं अपने रिकॉर्ड में रखना चाहिए और उनको दूर करना चाहिए। नाभि के निचले भागों को दबाकर या छूकर तेज दर्द का एहसास या कठोर पत्थर जैसा या भारीपन महसूस होती है तो इसका मतलब हुआ कि उनके शारीरिक कमजोरी, अस्वास्थ्य और थकान महसूस होगी। ये भी उनसे पता करना है कि आपने चिंता, बेचैन नहीं होना है, तनाव महसूस नहीं करना है, किसी प्रकार के डिप्रेशन में नहीं जाना है और नींद को ठीक रखना है। और आप नींद आती है या नहीं आती है या उसकी कोई गोली लेते हो उसका भी इन्फॉर्मेशन रखना है और उसकी नींद की गोली छुटानी है, तभी हम लोग कामयाब होते हैं। सोते समय अगर उनको क्रैम्प्स आते हो
क्रैम्प्स मतलब बाइटें। अगर क्रैम्प्स आते हों तो उनका मतलब है कि कैल्शियम और अमीनिया का या खून का कमी है, और या फिर सोडियम या उनके अंदर ब्लड में क्या कम है, साल्ट कम है, ठीक है, B12 का कमी हो सकती है, तो उनको दूर करना है तो भी हमारी कामयाबी, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट है। अभी हम किसी के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास, तो उसको सीधा यही बोलते हैं कि मेरे बच्चा नहीं हो रहा है। बच्चा न होना एक सिस्टम का काम है, एक पूरा प्रक्रिया है। सेल सेल से टिश्यू, टिश्यू से हमारे ग्लैंड, ग्लैंड से हमारे ऑर्गन्स, ऑर्गन से हमारा सिस्टम, और सिस्टम से हमारा ये जो बच्चे वाला प्रजनन है या कोई और वो है, वो सारे सिस्टम से बनते हैं। अगर आपके ये छोटे छोटे सेल में प्रॉब्लम है, अगर आपके ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, अगर आपके दिमाग में प्रॉब्लम है, तो आप उस कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ पाओगे जो कामयाबी आपको चाहिए। इसलिए जब भी कोई गड़बड़ होती है, इसका मतलब पूरे सिस्टम की गड़बड़ है, किसी प्रकार के और एक डायरेक्ट ऑर्गन्स की गड़बड़ नहीं है, पूरे सिस्टम की है। कि अभी सोच लिया बस सीधा सा है कि उसका काम बच्चादानी से है, और बच्चादानी का काम है बच्चा बनाना और उसके बाद में बच्चा हो जाना। मोटी सी यही चीज़ हमारी समझ में आती है, जबकि ये पूरा एक प्रोसेस है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ शुरू से लेके अब तक, कि आप लोगों को इन सिस्टम, इस तरह के स्टाइल, इस तरह का हमारा लाइफस्टाइल, इस तरह का हमारा खान पान, इस तरह से हमारा जो सिस्टम है वो अलाउ करता है, तभी हम उस कामयाबी को सही तरह हासिल कर सकते हैं। मैं डॉक्टरों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इन सब चीज़ों पे गौर करें, और इस तरह की जो हमारी प्रक्रिया है उस पर छोटे छोटे पहलू, छोटी छोटी चीज़ें, क्रैम्प्स का आना, नींद नहीं आना, बीपी लो रहना, टेम्परेचर डाउन होना, व्यंजना में कोई प्रॉब्लम है उसको देखना है, आँखों में हाइपोथायराइज्म है, या किसी प्रकार का ब्लड के अंदर क्रेटिनाइन बढ़ रहा है, या किसी तरह से हेडेक हो रहा है, बीपी लो रहा है, ये सब कारणों को दूर करोगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अब बहुत से मेरे डॉक्टर, मेरे भाई मेरे को फ़ोन करते रहते हैं, सर जो आपने ट्रीटमेंट दिया था उस ट्रीटमेंट से कुछ ज़्यादा तो आराम आ नहीं रहा है। अरे भाई, तू ये सोच ले अच्छी तरह से कि तुझे आराम लाना आ नहीं रहा है, नहीं तो हमारे ट्रीटमेंट में वो असर है जो किसी के में भी नहीं है। इसलिए आपसे मैं उस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ कि क्वेश्चन खड़ा करने से पहले अपने गिरबान में झाँको कि क्या आप सही से ट्रीटमेंट दे रहे हो, क्या आप सही से एग्जाम कर रहे हो पेशेंट का, क्या उसका देख पा रहे हो कि किस तरह से पेशेंट का हमें करना है, क्या करना है। लेके चले नैरोथेरेपी को बदनाम करने, आप लोगों की बस की अगर नैरोथेरेपी नहीं है तो छोड़ के कुछ दूसरा मालिश मुलिश शुरू कर दो, वो बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं जी। आपको खून की कमी है तो वो अमेनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोई वायरल या बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है उन लेडीज़ों को जिनको बच्चे की प्रॉब्लम है। आपका बीपी की वजह से कई बार हाई हो जाता है, कई बार लो हो सकता है, उसको भी कंट्रोल करना है। दूषित वातावरण में रहते हुए भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। ज़्यादातर भूखे तो नहीं रहते हैं, आपका पेट खाली तो नहीं रहता है, गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, या वायु या पित्त या कोई जो आयुर्वेद में करते हैं वो दोष तो नहीं है, नशीले पदार्थ तो यूज नहीं कर रहे हैं, सिगरेट वगैरह तो नहीं पीती है, आपके सर के बाल तो नहीं झड़ रहे हैं, चेहरे में मुहासे भी आते हैं, वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। वो रिफ्लेक्शन है हमारी बॉडी की कि हमें एसिड का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मुहासे भी ज़्यादा अगर हो रहे हैं तो उस पर भी ध्यान देना है। वर्तमान में सेक्स की इच्छा में कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत या कोई और दिक्कत तो नहीं है, बांझपन का वो भी एक बड़ा कारण है। कई महीनों या कई सालों से अन्य बीमारी तो नहीं है, किसी और प्रकार की बीमारी तो नहीं है, किसी को सांस की, थायराइडम की, हार्ट की, शुगर की, इस प्रकार की कई सालों से कोई बीमारी तो नहीं है, ये भी पता करना है, उसका भी एक डाटा रखना है। जैसे कि गर्भाशय कैंसर हो किसी को, ऑटो इम्यूनिटी की बीमारी हो, डायबिटीज हो, एड्स हो, मोटापा हो, ये सब सारी चीज़ें सवाल करके लेना है, ये डाटा इकट्ठा करना है। पीसीओडी अर्थात ओवरी में सिस्ट तो नहीं है,
पहले कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ था क्या? एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक वो है, सिस्टम है, वो आगे बात करेंगे उस पर। आपका जो व्यंजना है उसमें जलन तो महसूस नहीं हो रही है, दिन भर में पानी कितना लीटर पीते हो इस उसके बारे में बताना है कि उनको पानी खूब पीना है। आपका मोशन कैसा रहता है, कब्जी रहती है या लूज रहता है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, चेक करना चाहिए। व्यंजना में इन्फेक्शन के कारण कोई सूजन या खुजली या कोई दर्द तो नहीं है, इसके बारे में पता करना है। आपको सफ़ेद पानी तो नहीं आता है, वाइट डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ों का डाटा डॉक्टर को होना चाहिए, जिससे कि ये पता लगा सकें कि उसका हमें हल क्या करना है। अब आता है जी, ये मोटे मोटे मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए, पेशेंट से लेके किस किस प्रकार से हमें इनका डाटा रखना है और किस किस प्रकार से हमने अपनी फाइल तैयार करनी है, जिससे कि ये सारी चीज़ मैं आपको और बता दूं, एक डॉक्टरी हिसाब में बताता हूं। अगर ये डाटा आप कलेक्ट करके रखते हो और लिख के कहीं रखते हो और पेशेंट ने आपके पास 1 महीना ट्रीटमेंट ले लिया और पेशेंट बोलता है कि भाई मुझे तो कोई आराम आ नहीं रहा है, तो आप उस पे चढ़ सकते हो, उसको सेटिस्फाई कर सकते हो, उसको आप बता सकते हो कि भाई तेरे इतना बड़ा हिसाब किताब था, उसमें एक एक चीज़ को पकड़ो। सर में दर्द है, टेम्परेचर कितना रहता है, आपको क्रैम्प्स आते हैं, आपका पेट कैसा है, आपका दर्द कैसा है, आपका जो हाइपोथायराइडिज्म था उसमें क्या है। आप एक एक बीमारी को, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे पेशेंट को आप 50 बीमारी 1 महीने के अंदर सही कर चुके होंगे उसकी, क्योंकि वो तो अंबर है बीमारियों का, उसके अंदर सारी बीमारियां हैं। जो मैंने अभी जितने भी नाम लिए, ये सारी बीमारियां आपको रिफ्लेक्ट होंगी, पता चलेगा। लेकिन वो फिर भी बहुत सियानी होगी, क्योंकि वो एक दूसरे पे ब्लेम डालती रहेगी। जो मैंने बीच में किया था वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसकी एक नेचर बन जाती है कि कमी मेरे अंदर नहीं है, सामने बैठने वाले के अंदर कमी है। तो इसलिए ये डाटा रखना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। बांझपन या संतानहीन के ट्रीटमेंट क्या है और कौन कौन से सिस्टम से हम इसका इलाज करते हैं, सारे सिस्टम बताऊंगा मैं आपको। वो मेडिकल साइंस वाले क्या करते हैं, आयुर्वेद वाले क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं और कौन सा क्या कारगर है और उसके क्या रिजल्ट हैं, वो सारे चीज़ें आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद, ये हर एक इंसान को नॉलेज होनी चाहिए। एटलीस्ट लेडीज़, हमारी माता बहनें और हमारी बच्चियां हैं, उनको ये इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये अगर ये नॉलेज हम रखेंगे तो हम ये बड़े से बड़ी समस्या जो है, ये आज सब जितनी भी माताएं हैं सब माँ बनना चाहती हैं। कोई माँ ऐसी है कि वो जो कोई जिसकी शादी हो और वो माँ नहीं बनना चाहती। अगर वो माँ बनना चाहती है तो उसको पता होना चाहिए कि माँ कैसे बना जाता है, चाहे वो हमारी बेटी हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे हमारी कोई रिश्तेदार हो। इसलिए ये नॉलेज वाली वीडियो है, शर्माने की बात नहीं है। ये हमारा भट्टा गोल होगा या शर्मा के हमारे पूरे देश का, कि जो काम की चीज़ें हैं उनको शर्म में डाल देते हैं, जो बेकार की चीज़ें, राम रहीम की चीज़ें उनको आगे ले आते हैं, पॉलिटिक्स की चीज़ को आगे ले आते हैं। तो इसलिए समझो, जागो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक से बढ़ के एक वीडियो आएगी और नॉलेजेबल आएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं जी इसके ट्रीटमेंट पे। बांझपन या संतानहीन एक जटिल विकार है। महिलाओं में यह समस्या बांझपन होने के कारण महिला की आयु और रोग की होने की अवधि और महिलाओं के व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर निर्भर करता है। बांझपन या संतानहीन के इलाज में कई महत्वपूर्ण पद्धतियां प्रचलित है। क्या है? कई प्रकार से इसका इलाज किया जाता है, जो महिलाओं के आर्थिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक स्थिति के आधार पर आधारित है। तो बांझपन या संतानहीन के इलाज के लिए कुछ विकल्प बांझपन या संतानहीन को दूर करने या उनको ठीक करने की भूमिका अदा करती हैं। तो वो कौन कौन सी है? कि जो आधुनिक तकनीक है, आधुनिक तकनीक क्या क्या है? प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रयोग लाने जाने वाले तरीकों की पद्धति में
जैसे IUI पूरा छोटा नाम है, इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा यूट्रेन इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। स्पेलिंग बोल देता हूँ जी, कुछ कन्फ्यूजन हो आपको तो। INTRAUNINSEMINATION, इसको बोलेंगे IUI। गर्भधारण, इसके अंतर्गत क्या आता है कि लाखों स्वास्थ्य शुक्राणु मतलब बाहर से शुक्राणु को गर्भाशय के अंदर एवोल्यूशन कर देते हैं, डाल देते हैं या उसको विकसित कर देते हैं, और ओवरी से अंडे निकालने के दौरान रखा जाता है। जब ओवरी, लेडीज की ओवरी जब अंडे निकालती है तो गर्भाशय में जो हमारे स्पर्म है उनको डाल दिए जाते हैं, शुक्राणु को डाल दिए जाते हैं, और उनका निषेचन हो जाता है और बच्चा लग जाता है या बच्चा का प्रोसेस पूरा हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि आपके ओवरी का जो ओवम है वो तो बनने, अंडे तो बनेंगे ही हैं। आप बाहर से शुक्राणु ही डाल सकते हो, लेकिन आपको तो स्वास्थ्य होना होगा, कि मतलब लेडीज को तो स्वास्थ्य होना होगा। तो इसलिए वो कई बार ऐसा होता है कि लेडीज की कमी होती है, शुक्राणु बाहर से डाल देते हैं और ये सिस्टम फेल हो जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि किसी जेंट्स का कोई प्रॉब्लम हो, शुक्राणु सही से बन नहीं रहे हैं तो वो डाल देते हैं, लेडीज सही है तो ये सिस्टम पास हो जाता है। अब आता है इसका प्रोसेस कैसे होता है। IUI का प्रोसेस क्या है? वो है पहले एग मेकिंग करेंगे, एग को ट्रैक करेंगे, स्पर्म रीजनिंग कर देंगे और इंसीमेशन करेंगे और प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट में अगर पॉजिटिव आ जाता है, इट मीन्स ये सक्सेस समझते हैं। आगे बच्चा हो न हो वो अलग बात है, लेकिन वो यहीं तक उसका सिस्टम है कि वो टेस्ट किया, अगर वो प्रेगनेंसी है और उन्होंने पैसा लिया और वो आगे की प्रक्रिया आगे कोई करेगा। लेकिन IUI जो मॉडर्न साइंस है उसको यही बोलती है। अब इससे आगे दूसरा मॉडर्न सिस्टम क्या है? IVF। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? IVF ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF नाम सुना ही होगा कि लोग उसने IVF करवा लिया, उसने ये करवा लिया, सुनते हैं ना। ये है क्या है? इस प्रक्रिया में अंडे या ओवम की कोशिकाएं, यानी कि जो फीमेल जर्म सेल होते हैं, महिला के गर्भ के बाहर निकालकर उसे पुरुषों के स्पर्म के साथ निषेचित किया जाता है। यानी कि लेडीज के अंडे निकाल के उसके स्पर्म के बाहर मेडिकल लेबोरेटरी में किया जाता है और फिर उस भ्रूण को अंदर डाल दिया जाता है या ट्यूब में रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया से इसको ट्यूब बेबी भी बोलते हैं और इसको इंक्यूबेटर, ये पूरी प्रक्रिया को इंक्यूबेटर बोलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 3 दिन का समय लगता है। भ्रूण या फेटस का पर्याप्त विकास होने के बाद इसे वापस महिला के गर्भ में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रक्रिया के 12 से 15 दिन तक महिला को आराम करने की सलाह दी जाती है। 12 से 15 दिन तक वो महिला कुछ भी नहीं कर सकती, बस सिर्फ बेड रेस्ट करती है, यानी कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो ये IVF हो जाएगा। फिर उसके बाद में आगे की प्रक्रिया कैसे होती है, क्या होती है, ये सारे सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम नहीं है। नेचुरल सिस्टम से जो बच्चा पैदा होगा वो स्ट्रॉन्ग माइंड, सब कुछ उसमें तेज होगा, लेकिन इनका कोई गारंटी नहीं है कि ये बच्चे कैसे होंगे और कैसे हैं, सब ऐसा ही है। आगे आता है एक सर्जरी भी होती है इसमें कि बांझपन या संतानहीन
होने के कारणों में से कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनका सर्जरी प्रक्रिया द्वारा पहले ठीक कर लिया जाता है और फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन क्रिया में आसानी होती है। और फ्लोपियन ट्यूब को कोई ब्लॉकेज या रुकावट हो तो ट्यूबल सर्जरी की ज़रूरत होती है, या गर्भाशय में कोई ट्यूमर आदि हो तो उसे हिस्ट्रोस्कोपी करवा के, यानी कि सर्जरी करवा के और पहले ठीक किया जाता है। उसके बाद ही कुछ समय बाद प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के विशेष प्रक्रियाओं की ज़रूरत होती है। ये हो गया जी सर्जरी का, 3 सिस्टम बताए। अब आगे आता है कि इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन से हमारे सिस्टम काम करते हैं। औरतों में प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए वर्तमान समय में प्रारंभिक रूप से विभिन्न प्रकार की औषधियों द्वारा बांझपन को ठीक करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कुछ औरतें लोगों को बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है और कुछ औरतों को दबाव का प्रभाव प्रजनन क्षमता बढ़ाने में पूरी तरह विफल होता है। यह दवाएं हार्मोनल संतुलन को नियंत्रित करती है। नियमित दवाइयों के द्वारा औरतों के शरीर में प्राकृतिक रूप से कार्य करने वाली पिट्यूटरी हार्मोन्स के कौन से हार्मोन्स है, एफएसएच और एलएच, तथा ओवरी की क्रियाशीलता को बढ़ाने तथा उसमें बनने वाले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्राकृतिक कार्यों को उकसाने के लिए दवाइयों की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये होगा हमारा मेडिकल साइंस का। अब आता है, हम सही पॉइंट पे आते हैं अब, कि हमारा नैरोथेरेपी का क्या ट्रीटमेंट है, बांझपन से संबंधित नैरोथेरेपी ट्रीटमेंट। अब हम बड़े इत्मीनान से होकर बैठ जाइए और ध्यान से लिखना लिख लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह से कि हम कैसे कामयाब करते हैं। बांझपन या संतानहीन मुख्य रूप से प्रजनन अंगों की गड़बड़ या चयापचय की कमी के कारण आता है। जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है जिसका प्रभाव महिलाओं की ओवरी और जननांगों पर होता है। उस स्थिति में नैरोथेरेपी के कारणों और लक्षणों को ध्यान में रखकर ट्रीटमेंट देना है। इसके अलावा नैरोथेरेपी मूल सिद्धांत का पालन करते हुए उपचार या ट्रीटमेंट देना सीखे। जैसे नाभि का पुनः स्थिति में लाना, सबसे पहले नाभि अपचन या पेट की समस्याओं को ठीक करने का कार्य सबसे पहले करना है। शरीर की बंद नाड़ियों और रुकावट को खोलने का, अर्थात रक्त संचार या संवेदनाओं का संचार करना दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे आता है शरीर की, यानी कि एसिड और एल्कली, जो हमारी बॉडी के अंदर एसिड और एल्कली का संतुलन करना, जिससे हर रसायनों, हार्मोनों आदि की प्रक्रिया सामान्य हो। अगर एसिड एल्कलाइन बैलेंस रहेगा तो हमारे हर एक प्रकार के रसायनों, हार्मोन्स और अन्य क्रियाएं बिल्कुल सामान्य हो जाएंगी, और अगर कोई बीमारी है वो भी निकल जाएगी। तीसरे नंबर का पॉइंट है, सबसे पहले नाभि, दूसरे में बंद शरीर की ब्लॉकेज, रक्त संचार चलाना, संवेदनाएं का संचार करना, ये दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर है एसिड और एल्कली का संतुलन करना, जिससे हर रसायन का काम, हार्मोन्स और जितनी भी संरचनाएं हैं वो ठीक हो जाए। जीवन शक्ति को बनाए रखना, यानी कि हमने जो विटलिटी है उसको बढ़ाना है। आंशिक कारणों और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना आदि महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनको कैसे सही कर सकते हैं ये मैं बताऊंगा। ठीक है, नाभि का पुनः स्थिति में लाने के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट है। अपचन या गैस एसिडिटी पहला कारण है। अपचन, गैस, कब्ज आदि को ठीक करना, नाभि को सही करना। उसके लिए क्या क्या फार्मूले हैं। सबसे पहले ONS, ओल्ड नाभि सेट, ओब्लिक, क्वाडा इक्वाना प्लस, जो उंगली खींच के करते हैं, कंप्लीट NNS और टो फिंगर। ये इससे क्या क्या सही हो जाता है, नाभि सही हो जाती है, गैस, अपचन, एसिडिटी ये सही हो जाती है। उसके बाद में पहला ये है, इनमें से कोई सा भी दे सकते हो, ONS दे सकते हो, क्वाडा इक्वाना प्लस दे सकते हो, क्वाडा इक्वाना, कंप्लीट NNS, टो फिंगर। उसके बाद में फास्ट प्लस
प्योर नॉर्मल, नॉर्मल प्लस अजय नॉर्मल, ओल्ड यूडीएफ प्लस लार्ज फोलिक ब्लैक। ये सब ट्रीटमेंट है जी। आपको नहीं समझ में आएगा, अगर कोई नया है तो आप फ़ोन करके पूछो क्या है। ओल्ड यूडीएफ प्लस लार्ज फोलिक ब्लैक, न्यू यूडीएफ चेंज, उसके बाद में HCl फार्मूला, वेटर प्लस न्यूकॉल, राउंड नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, राउंड नॉर्मल मेटाबॉलिज्म परिस्थिति के अनुसार देना है। फिर बोल रहा हूँ, परिस्थिति के अनुसार है। कई ऐसे मिट्टी के माधु बैठे हुए हैं, ये मैंने बोल दिया ऐसा कैसा उतार देते हैं, फिर कहते जी रिजल्ट नहीं आया। ये परिस्थिति के अनुसार देना है मेरे भाई। किसी को गैस है तो गैस वाला देना है, किसी का भूख कम है तो वो देना है, किसी को गैस एपचन है, नाभि डिग्री है, HCl कम हो रहा है, या उनका UDF आ रहा है, या उनका कोई लार्ज फोलिक ब्लैक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो सब उसके आधार पे देना है। भूख प्यास में देना है, यानी ठाक के मिट्टी के माधु की तरह ठोक दिया, स्टैंप लगा दिया जी किताब में लिखा हुआ है आपने बोला। समझ में आया कि नहीं आया? समझा दूंगा आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। बंद नाड़ियाँ यानी शरीर की रुकावट को खोलना। कैसे खोल सकते हैं हम? अगर कोई नस बंद हो या किसी प्रकार का रुकावट आ रही, ब्लॉकेज आ रहा हो। ब्लड क्लॉट, क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट के कारण रक्त संचार की कमी आना, नर्व इम्पल्स की कमी आना, दिमाग से इम्पल्स नीचे नहीं आना, मार या चोट के कारण सूजन आना, इन्फेक्शन या दवाई के दुष्प्रभाव के कारण इन्फ्लामेशन हो जाना, या कोई वाल्व बंद हो जाना, उनके लिए ट्रीटमेंट क्या है? यदि ब्लड क्लॉट के कारण रक्त संचार की कमी हो तो उचित हेपरिन ट्रीटमेंट देना है, उचित हेपरिन ट्रीटमेंट देना है। यदि शरीर में कुप्रभाव हो तो नेचुरल ट्रीटमेंट यानी कि न्यूट्रल या इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट देना है। ये नोट डाउन कर लो जी, बहुत अच्छी चीज़ है। यदि मार या चोट लगा हो तो इंजरी ट्रीटमेंट देना है। यदि वाल्व बंद हो और उनके खोलने के लिए, या किसी प्रकार की नस ब्लॉक हो, छोटी होगी हो, ब्लॉक होगी हो, उसको खोलने के लिए 15 लेफ्ट मेडुला 6 लेफ्ट स्वेट इंटू 3 ट्रीटमेंट देना है। यदि इन्फेक्शन हो तो लेफ्ट काफ मसल घिसाई प्लस में सब क्लेवन 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट देना है, प्लस 20-13-6 की कुंडली देना है इंटू 3 ट्रीटमेंट। 20-6-13 यानी पहले 20 की 3, फिर 13 की 3, फिर 6 की 3 ट्रीटमेंट देना है, और प्लस में वायरल ट्रीटमेंट देना है अगर इन्फेक्शन हो तो। यदि ऑक्सीजन की कमी हो तो क्या देना है? ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देना है। यदि जेनेटिक की प्रॉब्लम या हार्मोन्स की असंतुलता बन रही हो तो क्या देना हो चाहिए? अगर जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है, हार्मोन्स की असंतुलता बन रही है, अनबैलेंस हो रहे हैं, तो उसमें नेचुरल स्टेरॉइड के साथ में न्यू जीन्स फार्मूला देना है। नेचुरल स्टेरॉइड मैं बता देता हूँ क्या होता है। 30 मेडुला 6 राइट ओवरी 6 लेफ्ट ओवरी 6 WD 4 थायराइड 6 एडिया। ये नेचुरल स्टेरॉइड है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी है। अगर हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल स्टेरॉइड है तभी हम ये मूवमेंट कर रहे हैं तो दर्द नहीं हो रहा है। अगर वो कम हो जाता है तो हमारी बॉडी के दर्द शुरू हो जाते हैं, या उस एरिए में जिस एरिए में दर्द है वहाँ नेचुरल स्टेरॉइड की कमी आ जाती है, इसीलिए हमें दर्द का एहसास होता है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नेचुरल स्टेरॉइड का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नेचुरल स्टेरॉइड में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? 30 मेडुला यानी कि प्रेस्टोग्लैंडिन, उसके बाद में 6 राइट ओवरी, इसका मतलब 6 राइट ओवरी का मतलब प्रोजेस्टेरोन,
प्रोजेस्टेरोन बनना बहुत ज़रूरी है, और 6 लेफ्ट ओवरी एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बनना बहुत ज़रूरी है, और 6 WD, इसका मतलब कि हमारा यूट्रस सिस्टम सही होना चाहिए, हमारा प्रोस्टेट सिस्टम सही होना चाहिए, हमारा यूरिन सिस्टम सही होना चाहिए। ये सब सिस्टम सही होगा तो हमें जो नेचुरल स्टेरॉइड मिलता है उसके लिए, अब ये इसीलिए जिन्होंने यूट्रस निकलवा दिया उनका दर्द कभी बंद नहीं होते हैं, क्योंकि वो वहाँ से उस चीज़ का स्राव ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए उनके नेचुरल स्टेरॉइड का प्रॉब्लम रहता है। तो हर एक अंग की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपना एक अस्तित्व है हमारे शरीर के अंदर। अगर वो अस्तित्व खत्म हो जाता है तो उसका जनाधार खत्म हो जाता है, उसका वो डिफिशेंसी रहेगी। बहुत से लोग आते जाते हैं, रिप्लेस करवा रहे हैं, मोटरसाइकिल बना रखी है, जाओ कभी ब्रेक बदलवाओ, कभी डिस्क ब्रेक बदलवाओ, कभी ये निकलवाओ, कभी वो निकलवाओ, और बॉडी का पूरा डब्बा बना दिया है, बॉडियों का डब्बा बन रहा है जी, फ्रिज का डब्बा बना दिया है कि कुछ नहीं है, बस जाके जाओ और एक अंग निकलवाया और आ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं जी। उसके अलावा दूसरा इसी में जेनेटिक कारण है, तो न्यू जीन्स फार्मूला देना है, और 1 थायराइड P 9 सेकेंड, 1 थायराइड P 9 सेकेंड ये रीजनरेशन के लिए दिया जाता है, कि जिनके डीजनरेशन आ जाता है ऐसी बॉडियों में जो प्रजनन या फर्टिलाइजेशन सही से नहीं हो रहा है और इनफर्टिलिटी आ रही है, तो उनमें रीजनरेशन हो जाता है। तो ये डीजनरेशन के लिए थायराइड 1 थायराइड P 9 सेकेंड का दिया जाता है रीजनरेशन के लिए। रीजनरेशन और डीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि सेल ज़्यादा टूट रहे हो और बन कम रहे हो, उसको बोलेंगे डीजनरेशन, और रीजनरेशन का मतलब है कि ज़्यादा बनना टूटना कम, उसे बोलते हैं रीजनरेशन। इसलिए 9 सेकेंड का थायराइड P सिंगल मतलब 4 बार राइट साइड में दिया जाता है, नहीं वो लेफ्ट में थायराइड दिया जाता है, राइट में पैराथायराइड दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं जी, कितनी मिनट का ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप सुनो, बढ़िया है ये। यदि बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए तो विड्रॉल ट्रीटमेंट देना है। अगर नैरोथेरेपी के कारण एसओडीसी का कारण पता चले, यानी कि μ0 में ज़्यादा दर्द हो, तो एसिड फार्मूला देना है। आनुवांशिक कारणों से न्यू जीन्स फार्मूला देना है। एंड्रोजन हार्मोन्स की अधिक उत्पादन हो तो उसे रोकने के लिए हमें 2 × 6 देना है। तो ये इस प्रकार का हमारा ट्रीटमेंट रहेगा, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि हमारा क्या बिगड़ रहा है, क्या सुधर रहा है, और हमें इस चीज़ में क्या क्या करना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ है इसमें टेम्परेचर को मेंटेन करो, व्यंजना का जो एसिड है उसको कम करो, थायराइड ख़त्म करो, और नींद ज़्यादा आ रहा हो तो उसको सही करो। अगर किसी का पेट सही नहीं है उसका पेट सही करो। मैं फिर आपको वही 4 पॉइंट गिनवाता हूँ जिससे हमारी ये चीज़ें प्रॉपर है। सबसे पहले हमें नाभि को स्थिति में लाना है। अपचन, गैस या पेट संबंधी समस्याओं को सबसे पहले सही करना है। बंद नस नाड़ियों को खोलना है। एसिड एल्कलाइन को बराबर करना है। जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए उचित रक्त संचार, आनुवांशिक कारणों और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन करना है। यही इसका इलाज है। और ओवरी या किसी प्रकार का डैमेज हो, किसी प्रकार का सिस्ट हो, उनको निकालना है तो वो ओवरी वाले सिस्टम को चलाना है। यही इसका इलाज है और कारगर इलाज है, और वो जल्दी माँ का लाल खिलाएगी अगर आपने ये ट्रीटमेंट दे दिया तो। ठीक है जी, थैंक यू, नमस्कार।